अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनीशन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो बातों के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नंबर वन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, एंड नंबर टू, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट थोड़े बहुत हमने ऑलरेडी प्रीवियस इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़े। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर वन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज एंड हाउ वी कैन डिटेक्ट चार्जेस ऑन बॉडीज। इन तीनों लेक्चर में मैंने कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, एंड नंबर थ्री, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। और भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जब व्हाट इज मेंट बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में हो और वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, तो वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्सर्ट करते हैं। अगर अपोजिट चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेम चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ रिपल्जन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन को, इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। और इस इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट के लिए हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। तो ये जिस साइंसदान ने पेश किया था इस लॉ को, उसका नाम चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम है। 1785 में उसने इस लॉ को पेश किया था फॉर द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो इस लॉ को उसके नाम की वजह से कूलम्स लॉ कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ? The force of attraction or repulsion between 2-point static charges is number one, directly proportional to the product of charges. Number two, this force is inversely proportional to the square of the distance between them. And number three, this force is directed along the line joining the two charges. दो चार्जेस जब एक दूसरे के फील्ड के अंदर मौजूद हो तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एक्सर्ट करते हैं, वो फोर्स it is directly proportional to the product of the charges. Number two, inversely proportional to the square of the distance between them. And number three, this is directed along the line joining the two charges. हम तमाम की वजाहत करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये कूलम लॉ एप्लीकेबल है। दो कंडीशंस हमने यहाँ पर लगाए हैं। नंबर वन, पॉइंट चार्जेस के लिए, नंबर टू, स्टैटिक चार्जेस के लिए। स्टैटिक का मतलब तो वाज़ेह है कि कूलम लॉ एप्लीकेबल है फॉर द चार्जेस एट रेस्ट। जब दो चार्जेस रेस्ट में हो तो उनके लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। नंबर टू, व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो पॉइंट चार्जेस का मतलब छोटे चार्जेस है, स्मॉल चार्जेस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द चार्जेस, देन द साइज ऑफ द चार्जेस, देन वी कॉल दीज चार्जेस एज पॉइंट चार्जेस। अगर चार्जेस का साइज, अगर चार्जेस का डायमेंशन उनके दरमियान फासले के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे चार्जेस को हम कंसिडर करते हैं एज ए पॉइंट चार्जेस। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, ये दो चार्जेस मैंने बनाए हैं सुर्ख, तो इन चार्जेस के डायमेंशन को अगर आप देखें, इनके साइज आपको और आप देखें, और इनके दरमियान इस फासले को अगर आप देखें, तो ये फासला इनके साइज और डायमेंशन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे चार्जेस को हम कंसिडर करते हैं एज ए पॉइंट चार्जेस। अगर दो चार्जेस बड़े बड़े भी हो तो उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट चार्जेस, लेकिन अगर उनके दरमियान जो फासला है वो उनके डायमेंशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो तो इनको भी हम कंसिडर करते हैं एज ए पॉइंट चार्जेस। तो कूलम लॉ एप्लीकेबल है स्टैटिक चार्जेस के लिए और ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। अब इन दोनों बातों की वजाहत तो हम मैथमेटिकली करेंगे, लेकिन तीसरी बात की वजाहत मैं कर रहा हूं। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। फर्ज करें ये हमारे पास दो चार्जेस है, ये Q1 है और ये Q2 है। फर्ज करें ये पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये उसी लाइन में होगा जो लाइन इन दोनों चार्जेस को मिला रहा है। तो अगर दोनों चार्जेस एक्स एक्सिस में हो तो इन पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो भी एक्स एक्सिस ही में होगा। अगर दोनों चार्जेस वाई एक्सिस में हो तो इन पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो वाई एक्सिस ही में होगा। तो हम कहते हैं कि द फोर्स इज डायरेक्टेड along the line joining the two charges। अगर ये दोनों अपोजिट चार्जेस है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है।
अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या दोनों चार्जेस नेगेटिव हो, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, so the force is directed along the lining joining the two charges and the force is repulsive force. ये दूसरे दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब हम इन दोनों पर बात करेंगे कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और हम ये भी वाज़ह करेंगे कि y here is square of the distance, not only the distance. Mathematically, we can write Coulomb's law as force is directly proportional to the product of charges. Equation number 1 for constant r. अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फासला सेम हो, कांस्टेंट हो, तो फिर ये वेरी करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के ज़रब के। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों चार्जेस में से हम किसी भी चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा। अगर इस चार्ज को कांस्टेंट रखकर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं या इस चार्ज को कांस्टेंट रखकर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे भी फोर्स इंक्रीज होता है। अगर हम दोनों चार्जेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स में डबल इंक्रीज आएगा। प्लस करें ये 1 तो फोर्स 1 प्लस करें, अगर ये 1 और ये 2 तो फोर्स 2 बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों को 2 और 2 कर दिया जाए तो फोर्स फिर 4 गुना ज्यादा होता है। तो मेरा मतलब ये है कि हम किसी भी चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। हाँ, शर्त यह है कि अगर दोनों के दरमियान R कांस्टेंट हो, फासला कांस्टेंट हो। इसी तरह दूसरा जो है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर चार्जेस को कांस्टेंट रखकर हम फासले को इंक्रीज करते हैं दोनों चार्जेस के दरमियान तो फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और अगर हम फासले को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा। अब आप देखें इसमें R स्क्वायर है। R स्क्वायर का मतलब यह है कि अगर हम फासले को दुगना करते हैं 2 टाइम्स, R की जगह 2R, तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होगा। ये एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित है कि अगर हम फासले को डबल करते हैं 1 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बजाय 2 मीटर, तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर हम फासले को और भी बढ़ाते हैं 3 टाइम्स, यानी R की जगह 3R, 1 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर, 1 मीटर की जगह 3 मीटर, तो फिर फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज होगा। इसी तरह फासले के डिक्रीज करने से फोर्स फिर इंक्रीज होता है। तो एक वजह तो ये, दूसरा वजह इसका यह है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर, नॉट 1 ओवर R। 1 ओवर R नहीं है, 1 ओवर R स्क्वायर है। उसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में पैदा होता है, नॉट लीनियर। एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होता, बल्कि स्पेरिकल फॉर्म में इस चार्ज के इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेरिकल फॉर्म में पैदा होता है तो जब वो वेरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज द एरिया ऑफ द स्फीयर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, सो इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज द एरिया ऑफ द स्फीयर। अब एरिया ऑफ द स्फीयर आपको पता है वो 4 पाई R स्क्वायर के बराबर है। एरिया ऑफ द स्फीयर उसमें R स्क्वायर है, सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज R स्क्वायर, इट इंक्रीजेज एज R स्क्वायर और डिक्रीजेज एज R स्क्वायर। इसी वजह से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स आप आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी होता है एज R स्क्वायर, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेरी होता है एज R स्क्वायर। तो यही रीजन है कि यहां पर हम लिखते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, नॉट ओनली R। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and equation number 2, so F is proportional to Q1 Q2 divided by R square। R we can write it as, अगर हम proportionality sign को हटाकर इज इक्वल टू रहते हैं तो हम कांस्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 divided by R square। This is equation number 3। This is the mathematical form of Coulomb's law। ये Coulomb's law का mathematical form है। इसमें जो K यहाँ पर हमने लिखा है ये K, this is called Coulomb's constant। this is called Coulomb's constant। ये
कांस्टेंट है, लेकिन ये एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। हर मीडियम के लिए अलग अलग कांस्टेंट है। फॉर फ्री स्पेस इसकी वैल्यू अलग है, फॉर एयर इसकी वैल्यू अलग है, फॉर एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम, फॉर प्लास्टिक, फॉर वुड वगैरह इसकी वैल्यू अलग अलग कांस्टेंट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ये तमाम चीज़ों के लिए एक जैसा कांस्टेंट नहीं है, इसकी एक वैल्यू नहीं है, बल्कि हर चीज़ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग कांस्टेंट है। तो इसी वजह से दिस इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट के। अब अगर हम फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू लिखें, फॉर फ्री स्पेस तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब यह है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान ये मीडियम फ्री स्पेस हो तो फिर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, नाउ व्हाट इज परमिटिविटी? ये दूसरे मीडियम के लिए भी डिफाइंड है। उसके साथ फिर हम ये नॉट नहीं लगाते तो सिर्फ एप्सिलॉन रह जाएगा। दूसरे मीडियम के लिए हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एप्सिलॉन नॉट is specifically the permittivity of free space. Now what is permittivity? Permittivity is the property of a medium which determines the strength of the electric force between two charges in that medium. परमिटिविटी एक मीडियम की वो खासियत है जो हमें उस मीडियम में अगर दो चार्जेस रखे गए हों तो उन दो चार्जेस के दरमियान हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ दिखाते हैं। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ इनवर्स वेरिएशन में है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा हो तो उस मीडियम में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की मकदार कम होगी। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम हो तो उस मीडियम में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की मकदार ज़्यादा होती है। तो ये एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस मुज़ाहमत, यानी जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है उस मीडियम में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की मकदार कम है। तो इसी वजह से अब फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू वो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। फेराड पर इसकी वैल्यू फेराड पर मीटर है। अगर हम इस इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी वैल्यू कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है। ये एक ही यूनिट है। इसको हम फेराड पर मीटर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो इसी वजह से बुक में फेराड पर मीटर लिखा कि क्योंकि ये सिंपल और इजी है तो इसका यूनिट फेराड पर मीटर है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए इस तरह से बन जाएगी 4 पाई इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8.85 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, इस इक्वेशन से हम इजीली के का यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और वैल्यू इसकी 9 क्रॉस 10⁻9 है फॉर फ्री स्पेस। आप जहन में रखें कि ये फ्री स्पेस के लिए है। अगर हम दूसरे मीडियम की बात करें, फर्ज करें दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस नहीं, दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, तो फिर के की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻9 नहीं रहेगी। इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यूनिट यही रहेगा। सो वी कैन राइट दिस कूलम्स लॉ एज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। This is equation number 4. This is the final format of Coulomb's law for free space. ये कूलम लॉ है दो चार्जेस के लिए, लेकिन कब? जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो। अब अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम हो फ्री स्पेस के अलावा तो फिर न्यूटन लॉ में इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस हमें लाने होंगे। एनी अदर इंसुलेटिंग मटीरियल वी कैन राइट कूलम्स लॉ एज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हो गया और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से अलग है तो इसी वजह से ये फोर्स चेंज होगा। इसको मैं F डैश से जाहिर करूँगा क्योंकि ये फोर्स उस फोर्स से इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी जो फोर्स इन केस ऑफ फ्री स्पेस है बिटवीन द चार्जेस।
ये एप्सिलॉन, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम। अब मैंने आपको बताया कि परमिटिविटी एक्ट करता है जस्ट एज ए रेजिस्टेंस टू द फोर्सेस, तो इसी वजह से जो वैक्यूम है उसमें परमिटिविटी की वैल्यू उसकी कम है, परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के लिए कम है और इंसुलेटिंग मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है उसके मुकाबले में, फ्री स्पेस के मुकाबले, वैक्यूम के मुकाबले में। दूसरे जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो चूंकि पोलराइज होते हैं, आप इंशाल्लाह आने वाले क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो उनकी वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू फ्री स्पेस से ज़्यादा है। तो इसी वजह से चूंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये फोर्स कम हो जाएगा। सो वी कैन राइट इफ डैश इज लेस देन इफ डैश इज लेस देन इफ का मतलब ये है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट स्टैटिक चार्जेस इन केस ऑफ any insulating material is less than the force between these two charges having the same separation when they are placed in vacuum। तो वैक्यूम के केस में फोर्स ज़्यादा होगा और इंसुलेटिंग मटेरियल के केस में फोर्स कम होगा। अब यहाँ तक ही आपके बुक में कूलम्स लॉ का जो एक्सप्लेनेशन यहाँ तक ही किया गया है, मैंने भी यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आपको कराया। इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक टॉपिक भी आपके बुक में है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, भी हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने एक फोर्स पढ़ा है 9th क्लास में जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपने अभी पढ़ा कि ये Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर के बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है कि ये G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर के बराबर है। तो इनका हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस ये है इन दोनों में कि यहाँ पर जो की क्वांटिटीज यूज हो रहे हैं वो Q1 Q2 चार्जेस है, यहाँ पर जो की क्वांटिटीज यूज हो रहे हैं वो मासेस है। और आपको पता है कि ये चार्जेस ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन मासेस जो चूंकि न्यूट्रल बॉडीज है तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं है। तो इसी वजह से दूसरा डिफरेंस ये है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये ओनली अट्रैक्टिव ही होता है। इन दोनों में जो सिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटी उनमें सिर्फ एक ही है और वो ये है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस है, दोनों में 1/r स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1/r स्क्वायर है और यहाँ पर भी 1/r स्क्वायर है। क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 डायमेंशन में पैदा होता है स्पेरिकल फॉर्म में, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी 3 डायमेंशन और स्पेरिकल फॉर्म में पैदा होता है। तो इसी वजह से दोनों ही वेरी होते हैं एज 1/r स्क्वायर, ये इन दोनों में सिमिलरिटी है। और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है समझने के लिए, वो ये है कि ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्ट्रेंथ इंतहाई ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो K की वैल्यू है ये 9 × 10⁹ कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू G 7.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो अब अगर इन वैल्यूज़ की आप कंपैरिजन करें तो ये वैल्यू इससे कई गुना ज़्यादा है। इसी वजह से हम एग्जांपल करते हैं, अगर अब हमारे पास Q1 1 कूलम हो, Q2 भी 1 कूलम चार्ज हो और इनके दरमियान फासला 1 मीटर हो, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ के Q1 इज़ 1 Q2 इज़ 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर इज़ 1। सो F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन। इतना फोर्स बनता है दो चार्जेस के दरमियान जो 1 कूलम हो और उनके दरमियान फासला 1 मीटर हो, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब अगर इसी तरह हम m1 इज इक्वल टू 1 kg हो, m2 इज इक्वल टू 1 kg हो और इनके दरमियान फासला 1 मीटर हो, तो इनके दरमियान फोर्स कितना होगा? तो F इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, m1 m2 is 1 and 1 square gives 1. So F is equal to 6.67 multiplied by 10⁻11 न्यूटन। इनके दरमियान जो फोर्स बनता है वो इतना बनता है। तो अगर हम इनको देखें तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस इज 10⁻9 टाइम्स एंड दिस इज 10⁻11 टाइम्स। So we can say that the electric force or electrostatic force is far greater than the gravitational force. इसका स्ट्रेंथ, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। So this was all about Coulomb's law.